हरे कृष्णा। आज हम लोग टैक्स में सबसे मजेदार, सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं ये मेरा अपना फेवरेट है। मैं तो अपने आप का फेवरेट हूं ही, उसके अलावा ये चैप्टर भी मेरा फेवरेट है। देखिए, एक इंसान अपने जीवन भर में इनकम कमाता है। अब आप भी कमाएंगे। कहां कहां से कमा सकता है? या तो जॉब कर सकता है, सैलरी से इनकम कमा सकता है, या अगर आपके पास कुछ घर वगैरह हैं तो उनको किराए पे उठा के कमा सकता है, या आप हो सकता है कोई बिजनेस कर लें, प्रोफेशन कर लें, उससे पैसा कमा लें, लॉटरी जीत सकते हैं, उससे कमा सकते हैं। और अगर आपसे कुछ ना बन पड़े, आपको लगा नहीं यार, ना जॉब लग रही है ना कोई लॉटरी वॉटरी लग रही है, ना बिजनेस है, ना प्रोफेशन है, लेकिन आपके पास पुश्तैनी जमीनें वगैरह बहुत पड़ी हैं। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत सारे कैपिटल एसेट छोड़ के गए हैं, जेवरात, जमीनें, बिल्कुल आपके ऊपर, मतलब करोड़ों अरबों की जमीनें छोड़ के गए। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा यार एक काम करते हैं, सब यहीं रह जाएगा, धीमे धीमे करके बेचते हैं, पैसा लेते हैं और बढ़िया घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपने क्या किया? आपने अपना कैपिटल एसेट बेच दिया। आपके पास एक घर था जो बिक गया 10 करोड़ रुपए का। आपने कहा बस लाइफ सेट है, 10 करोड़ अंदर। जैसे ही आपने 10 करोड़ अंदर करे, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा अकेले अकेले सब कुछ अकेले खा जाओगे? हम भी तो हैं, हमारे ऊपर भी तो कुछ छींटे नहीं बरसाओगे क्या? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा भैया 10 करोड़ आपको मिला, और ये घर था कितने का? मान लो घर था 2 करोड़ का, आपने खरीदा था 2 करोड़ में, बिक गया 10 करोड़ का। कितना कैपिटल गेन हो गया, कितना फायदा हो गया? 8 करोड़। इनकम टैक्स कहेगा ये 8 करोड़ आपकी इनकम है, कैपिटल गेन है, इस पे टैक्स निकालो जितना भी बनता है और हमको पे करो। यानी आप अगर कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उस पे कैपिटल गेन जनरेट होगा, और वो कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार है ये वाकई। जिसने बनाया है, कहते ना फुर्सत से बनाया होगा, तो इसको वाकई भगवान ने तो फुर्सत से नहीं बनाया होगा, लेकिन किसी ना किसी ने फुर्सत से बनाया। बहुत मजेदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है सर? ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, देखो भाई, कैपिटल गेन तब होता है जब आपके पास कोई कैपिटल एसेट हो। जब आपके पास क्या हो? कोई कैपिटल एसेट हो। सर ये कैपिटल एसेट क्या होता है? सब समझाऊंगा कैपिटल एसेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने अपना चश्मा बेच दिया। आजकल चश्मा भी बड़ा डिमांड में चल रहा है ना। हाँ, तो किसी को चश्मा चाहिए था, इन्होंने अपना चश्मा बेच दिया। इन्होंने चश्मा खरीदा था मान लो 1000 रुपए का, उसको बेच दिया 5000 रुपए का। फायदा हो गया इनको कितने रुपए का? 4000। सवाल ये आता है क्या ये 4000 रुपए का फायदा इस हेड में टैक्सेबल होगा, यस और नो? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या इनका चश्मा कैपिटल एसेट था या नहीं था। तो लॉ मेकर कैपिटल एसेट क्या है ये भी बताएगा, सब बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। बेसिकली कैपिटल गेन का हेड जो है वो सेक्शन 45 से लेके 55A तक कवर्ड है। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ते हैं, सेक्शन 45। सेक्शन 45 हमारा कैपिटल गेन का बेसिस ऑफ चार्ज है, या इसको हम लोग चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। चार्जिंग सेक्शन का मतलब यह होता है कि आखिर कौन सी कंडीशन पूरी होंगी तब हम इस हेड में आएंगे, यानी कौन सी कंडीशन पूरी होंगी तब हमारी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। तो ऐसा क्या हम करें कि हमारी इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो? देखते हैं जरा ध्यान से, ऐसी कौन सी कंडीशन है। द कैपिटल गेन्स टैक्स लायबिलिटी अराइजेज ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई तभी कैपिटल गेन की टैक्स की लायबिलिटी की बात आएगी, नहीं तो कोई कैपिटल गेन ही नहीं है। सर क्या क्या 3 कंडीशन है? पहली, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट। अगर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन
नहीं लगेगा। आप याद करिए, जब आप छोटे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में आपको सिखाया गया था कि जैसे मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये हो गई, सब कैपिटल एसेट है। उसको आप डेप्रिसिएशन लगाते थे, याद है आपको ना, बैलेंस शीट में ले जाते थे। बाकी जैसे रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, है ना, सैलरी हो गई, ये सब आप कहते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मशीन वगैरह खरीद ली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट हमारा इनकम टैक्स कहता है जो अकाउंट्स में आपने स्कूल में पढ़ा हम सबको भूल जाओ। आप कह रहे वैसे भी कौन सा याद ही था, क्योंकि लॉ मेकर कैपिटल एसेट खुद बताएगा कि क्या होता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला तो कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी। मान लो मेरे पास कैपिटल एसेट तो है, मेरे पास एक जमीन तो पड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं। मेरे पास एक कैपिटल एसेट है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जमीन कैपिटल एसेट होती है। मेरे पास एक लैंड है, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं, रखी हुई है, पड़ी हुई है, हमने कभी जरूरत ही नहीं यार, क्यों बेचे? तो क्या हमें कैपिटल गेन देना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो क्या किया हमने? उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया, बेचा। लॉ मेकर ने वर्ड जो यूज किया वो सेल नहीं यूज किया है। क्या वर्ड यूज किया है? ट्रांसफर्ड। यानी ट्रांसफर वर्ड ब्रॉडर वर्ड है, बड़ा वर्ड है, जिसके अंदर सेल भी आ जाएगा और भी बहुत कुछ आ जाएगा। ये भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफर में भी कितना समझते हैं, सेल तो होता ही होता है, और भी बहुत कुछ होता है ट्रांसफर में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो पहली कंडीशन कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपने उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया हो। और तीसरी कंडीशन, जो उसका कैपिटल गेन निकले, जो प्रॉफिट निकले, वो इन सेक्शंस में एग्जेम्प्ट ना हो। कौन से सेक्शन? देखो आप बहुत सारे लिखें, 54, 54 बी, डी, ईसी, डबल ई, एफ, जी, जीए। सर ये क्या है? मैं आपको समझाता हूं है क्या। लॉ मेकर ने क्या कह रखा है? लॉ मेकर ने यह कह रखा है कि अगर आपका कैपिटल गेन हो भी गया, अगर आपका कैपिटल गेन हो भी गया, कैपिटल गेन कैसे हो गया? आपके पास कैपिटल एसेट था और आपने उस कैपिटल एसेट को क्या किया? ट्रांसफर किया। अगर आपका कैपिटल गेन हो भी गया, लेकिन आप टैक्स से बचना चाहते हैं, लीगल तौर पे, इलीगल तौर पे नहीं, आप लीगल तौर पे टैक्स से बचना चाहते हैं, अपने कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट कराना चाहते हैं, तो लॉ मेकर ने कुछ सेक्शंस बना रखे हैं। ये इन सेक्शंस में जाके कुछ लिखा मिलेगा, हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि आप एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, इतने पैसे का बॉन्ड खरीद लीजिए। जैसे विटोर ईसी पढ़ाऊंगा, इतने पैसे का बॉन्ड खरीद लीजिए, है ना। कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो अगर एग्जेम्प्ट हो गया कैपिटल गेन, तो अगेन टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। तो मैंने तीन कंडीशंस क्या बनाई हैं? पहली, कैपिटल एसेट होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफर किया। और तीसरा, वो कैपिटल गेन यानी वो प्रॉफिट इन सेक्शन में कहीं पे भी एग्जेम्प्ट ना हो। जब बड़े आप हो जाएंगे, आप कोई कैपिटल एसेट बेचेंगे और उस पर कैपिटल गेन आएगा, तो आप क्या चाहेंगे कि एग्जामिशन आपको मिल जाए कि ना मिले? मिल जाए। तो ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में, ये बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो तीन बातें। सर ये सेक्शन सारे याद कर डालें? नहीं नहीं नहीं, जब पढ़ाऊंगा तब याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लो। तो पहली कंडीशन कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरी उसको ट्रांसफर किया हो, और तीसरी वो प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट ना हो। एक एक करके सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कैपिटल एसेट क्या होता है पता है आपको? आज की पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। आज की पूरी क्लास में अपन यही पढ़ पाएंगे कि आखिर क्या चीज कैपिटल एसेट होती है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल लिया चश्मा, अब पढ़ के समझेंगे कैपिटल एसेट है कि नहीं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बताएंगे है कि नहीं। या मान लीजिए आपके पास घर में रेफ्रिजरेटर है, पुराना हो गया, करंट मारता है, आपने उसको बेच दिया, आपने कहा हम मटके का पानी पिएंगे अब से, तो क्या वो रेफ्रिजरेटर पे कैपिटल गेन निकलेगा? तो वो इस बात पे डिपेंड करता है क्या वो कैपिटल एसेट है भी कि नहीं है। तो चलिए लॉ मेकर देखते हैं कि आखिर लॉ मेकर कैपिटल एसेट किसको किसको बताता है। कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में मैं आपको दो लिस्ट पढ़ाऊंगा, एक पॉजिटिव लिस्ट पढ़ाऊंगा और एक मैं आपको नेगेटिव लिस्ट पढ़ाऊंगा। सर मतलब आपको क्या लगता है पॉजिटिव लिस्ट से आप क्या समझते हो बताओ? पॉजिटिव लिस्ट का मतलब जो जो चीजें पॉजिटिव लिस्ट में लिखी होंगी वो सब कैपिटल एसेट होती होंगी, और जो नेगेटिव लिस्ट में लिखा होगा वो सब कैपिटल एसेट नहीं होता हो।
लॉ मेकर बड़ा समझदार है। देखो कभी भी कोई भी डेफिनेशन बनानी होती है ना तो उसके दो तरीके होते हैं, पहले मेरी तरफ देखो फिर पढ़ेंगे। दो तरीके होते हैं बनाने के। एक तरीका होता है कि ये कैपिटल एसेट है। एक तरीका होता है डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या हो सकता है कि मैंने बता दिया कि ये कैपिटल एसेट होता है, ये 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 होता है, तो मैंने बता दिया कि ये होते हैं। एक तरीका होता है मैंने बता दिया कि सब कुछ कैपिटल एसेट होता है, बस ये नहीं होते। आप समझिए डेफिनेशन बनाने का एक तरीका क्या है कि मैंने बता दिया चुनिंदा ये चीजें कैपिटल एसेट है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बता दिया सब कुछ कैपिटल एसेट है, उनमें से ये छोड़ करके ये नहीं है। लॉ मेकर कौन सा तरीका चुनता है? आपको क्या लगता है क्या चुनना बेहतर है लॉ मेकर के हिसाब से? दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले में उसके पास सिंपल सी बात है, उसने कहा सब कुछ कैपिटल एसेट है सिर्फ इनको छोड़ के। देखते हैं उसने बड़ी शानदार से पॉइंट बताया, बड़ी शानदार सी मीनिंग बताई है कैपिटल एसेट की। देखो क्या बताया, लॉ मेकर की लैंग्वेज है, मेरी नहीं है। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। आपको पता है हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग कोई दिमाग में कोई भी प्रॉपर्टी बोलता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है? प्रॉपर्टी खरीदती है, बेच रही है, आपके दिमाग में क्या आता है? लैंड बिल्डिंग। जबकि आपको पता है प्रॉपर्टी जब भी बोली जाती है तो अगर उसका एक्चुअल मतलब देखें तो वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, बट हम लोग के दिमाग में वही आता है। लॉ मेकर ने कहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब मूवेबल की इमूवेबल, दोनों, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। सर टेंजिबल की इंटेंजिबल, दोनों, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल। मतलब टेंजिबल तो समझ में आता है, हां, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। अच्छा ये सब भी कैपिटल एसेट है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। देखो लॉ मेकर ने जब बनाई डेफिनेशन तो उसने बनाया कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, और भी बोल दो जो यहां लिखा नहीं है, वेदर फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग। फिक्स्ड बोले तो लैंड बिल्डिंग, वही मूवेबल, और सर्कुलेटिंग मींस मूवेबल, ठीक है ना? तो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, कुछ भी हो, सब कुछ कैपिटल एसेट। आपको होता है अगर लॉ मेकर केवल इतना लिख के छोड़ देता, यहां तक लिख के छोड़ देता, आगे कुछ ना लिखता, ना कोई और कुछ लिखता, ना नेगेटिव लिस्ट लिखता, कुछ ना लिखता, तो दुनिया की हर चीज कैपिटल एसेट हो जाती। अगर इतने पे छोड़ दें हम, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। आप मतलब समझने की कोशिश करो इसकी। इसका मतलब है आपने जो बुक भी है, आपके पास बुक है, आपने कहा यार पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही, कबाड़ी वाले को भेज दो, आपने कबाड़ी वाले को भेज दी, स्क्रैप पे भेज दी, तो यानी वो बुक भी फिर क्या है? कैपिटल एसेट है। तो लॉ मेकर को पता था कि यार हमने जो डेफिनेशन बनाई है कैपिटल एसेट की वो ऐसी बना दी है कि उसमें सब कुछ आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बट क्या सब कुछ कैपिटल एसेट रखना सही था? इसको देखा जाए तो सभी कुछ कैपिटल एसेट हो गया। जब लॉ बेकर ने डेफिनेशन बनाई तो लॉ बेकर ने क्या किया, लॉ बेकर ने ये डेफिनेशन बना के नेगेटिव लिस्ट दी। नेगेटिव लिस्ट मतलब कि ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती। पूरी बात समझते जाना, मैं डेफिनेशन कैसे पूरी फ्रेम हुई है पूरा आपको एक पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा हिस्ट्री से लेके। तो पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिर नेगेटिव लिस्ट दे दी कि ये इन चीजों को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ विवाद हुए, कुछ डिस्प्यूट हुए। क्या हुए? कुछ डिस्प्यूट हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई राइट था, कोई अधिकार था, किसी कंपनी से रिलेटेड कोई अधिकार था। अधिकार समझते ना, राइट। उसने क्या किया, अपना वो अधिकार किसी दूसरे को बेच दिया। अब अधिकार तो आप देखते हैं तो इनटेंजिबल चीज होती है, राइट तो क्या है? इनटेंजिबल चीज है। मान लो उसके पास राइट था इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी को मैनेजमेंट करने का अधिकार था, उसने वो अधिकार किसी दूसरे को बेच दिया। लॉ मेकर ने उससे कहा भाई कैपिटल गेन दो, डिपार्टमेंट कह रहा है कैपिटल गेन दो, मैं कैपिटल एसेट बेचा है। उसने कहा सर किस बात का कैपिटल गेन, हमने कोई टेंजिबल चीज थोड़ी ना बेची है, हमने थोड़ी ना लैंड बिल्डिंग बेच दी, काय का कैपिटल गेन? लॉ मेकर कह रहा है कैसी बात करो, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में लिखा है कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो भैया उसके हिसाब से कैपिटल एसेट तो
वो बनता ना ही वो नेगेटिव लिस्ट में लिखा है। नेगेटिव लिस्ट में होता तो हम कैपिटल एसेट नहीं मानते ना, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है, और ऊपर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी आपने जो अधिकार बेचा ये भी कैपिटल एसेट है। लेकिन जब डिस्प्यूट्स होने लगे, लोग अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स करने लगे, तो लॉ मेकर ने ना चाहते हुए क्या किया, कैपिटल लिस्ट में भी, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में भी पॉजिटिव लिस्ट दे दी कि इनको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे, इनको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। सर मतलब क्या हुआ, फिर से समझाइए। मतलब ये हुआ कि वैसे तो डेफिनेशन के हिसाब से ही समझ में आ रहा है कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और आपने कहा कि जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं दिया वो सब कैपिटल एसेट है, तो डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ रहा है कि हाँ जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है वो सब कैपिटल एसेट है। तो ये देने की जरूरतें नहीं थी, ये लॉ मेकर को लिखने की जरूरत नहीं थी, बट लॉ मेकर ने इसलिए लिखा क्योंकि डिस्प्यूट्स हो रहे थे, केसेस हो रहे थे, तो लॉ मेकर ने कहा कि आगे से ऐसे विवाद ना हो, इसलिए लॉ मेकर ने इस एम्बिग्यूटी को खत्म किया, इस कंफ्यूजन को खत्म किया और पॉजिटिव लिस्ट में इंसर्ट कर दिया, उसमें लगा दिया कि भैया ये चीजें भी कैपिटल एसेट होती हैं। इसका मतलब अब मैं जो आपको 3 पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं पॉजिटिव लिस्ट के, क्या ये 3 ही कैपिटल एसेट हैं? ये 3 तो उसने क्लियर करे, हर वो चीज कैपिटल एसेट है जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं लिखी, बट जो उसने क्लियर किया वो भी तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए फिर से एक बार पढ़ता हुआ मैं कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 बताता है, आपको याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो ये सेक्शन नहीं याद करिए, जितने याद करने होंगे वो मैं बताता रहूंगा। जैसे आपको जो चार्जिंग सेक्शन था 45, ये याद कर लेना कि कैपिटल गेन का आपसे कोई पूछ बैठे कि चार्जिंग सेक्शन या बेसिस ऑफ चार्ज या स्कोप ऑफ दिस हेड भी बोलते हैं इसको, तो वो कौन सा है, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है 45। बाकी जो याद करने होंगे वो मैं बता दूंगा आपको। पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट में लिखा कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, बिसाइड्स इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बिसाइड्स मींस इसके अलावा ये भी कैपिटल एसेट है, यानी इसके अलावा और क्या कैपिटल एसेट है, आओ बेटा पढ़ते हैं ध्यान से और क्या क्या कैपिटल एसेट है। पहला, एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, आपके पास कोई भी अधिकार है, किसके लिए, किसका अधिकार है आपके पास, इंडियन कंपनी से संबंधित, इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी होती है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। आपके पास कोई अधिकार है इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, किस तरीके का, इंक्लूडिंग चाहे वो राइट ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे राइट ऑफ कंट्रोल हो, या कोई और राइट हो, एनी अदर राइट व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके का राइट हो, वो कैपिटल एसेट है। अगर आप उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। बात समझ में आ गई। तो वैसे भी डेफिनेशन में भी कवर्ड था इंटेंजिबल, लेकिन लॉ मेकर ने कहा अलग से फिर से समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो पहले में हम क्या याद कर लें, एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बाकी पूरा याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। एनी राइट इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से संबंधित कोई भी आपके पास अधिकार है, चाहे वो इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट हो, राइट ऑफ कंट्रोल हो, या कोई और अधिकार हो इंडियन कंपनी से संबंधित, कुछ भी हो, वो अधिकार कैपिटल एसेट होता है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई हो तो मैं सेकंड पॉइंट पे चलूं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को भी ऑनलाइन कुछ पूछना है बेटा पूछ लो। है आप लोग में से किसी को डाउट है? नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट पहले पढ़ता हूं फिर आपको इसके पीछे की हिस्ट्री समझाऊंगा कि ये क्यों आया था। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्यार से इनको FII आप बोल सकते हैं, which has invested in such securities in accordance with the regulations made under SEBI Act। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। आप सभी सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह जानते हैं। अब मैं कोई शेयर्स खरीदता हूं, बेचता हूं, शेयर्स आप समझते हैं ना, शेयर्स खरीदता हूं और बेचता हूं, उस पर कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन जनरेट होता है ना। तो लॉ मेकर ने क्या किया था, एक बहुत पहले एक सर्कुलर इशू किया था। उसमें लॉ मेकर ने यह लिखा था कि अगर एसएससी चाहे तो उन शेयर्स को अपने ट्रेडिंग एसेट्स दिखा सकता है, या अगर चाहे तो वो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट एसेट दिखा सकता है। हमने कहा सर समझ में नहीं आया, मतलब
कह रहा है लॉ मेकर ने बहुत पहले कहा था, एक सर्कुलर इशू किया था कि जो लोग शेयर्स में काम करते हैं ना, वो चाहें तो शेयर्स को अपनी ट्रेडिंग इनकम दिखा दें। ट्रेडिंग इनकम मतलब पीजीबीपी के हेड में इनकम दिखा दें, ट्रेडिंग कि हाँ हमारा यही काम है शेयर्स बेचने खरीदने का। बहुत से लोग यही काम करते हैं, आपने देखा होगा, घर पे सुबह बैठ जाते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप खोल करके, पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं, शेयर खरीदते बेचते रहते हैं अपने लिए। तो जिनका यही काम है, शेयर खरीदते बेचते रहते हैं, वो चाहें तो उसको किस में दिखा लें, पीजीपी में। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये मेन काम आपका ये नहीं है, आपका मेन काम कुछ और है, जो भी आपको लगता है, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट इनकम दिखा लो। और कहां टैक्सेबल करा लो, कैपिटल गेन में, या तो पीजीपी में करा लो या कैपिटल गेन में टैक्सेबल करा लो। जो भी हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं ना, मर्जी पे छोड़ रखा है। अच्छा, होता क्या है, कैपिटल गेन में थोड़ा फायदा मिल जाता है, थोड़ी और चीजें माइनस हो जाती है, और एग्जेम्पशन भी आपने ऊपर देखी थी 54 बी डी ई सी डबल ई एफ जी जी ए जी बी, कुछ सेक्शन थे वहां पे, तो उनमें क्या होता है ना, कुछ फायदा मिल जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन में दिखाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, जो विदेशी इन्वेस्टर थे, बाहरी इन्वेस्टर थे, जिन्होंने यहां की कंपनी के शेयर्स खरीदे, बाहरी लोगों ने इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसके बाद उन्होंने वो शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचने पे मुनाफा हुआ, और उन लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आईटीआर फाइल किया, और आईटीआर में उन लोगों ने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाई, यानी कैपिटल गेन के हेड में उसको अपनी इनकम दिखाई। विदेशी लोगों ने यहां की कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, फिर बाद में बेचे तो प्रॉफिट हुआ, तो उन लोगों ने उसको जब इनकम टैक्स रिटर्न भरा, इनकम टैक्स रिटर्न सभी ने सुना हुआ है ना, आईटीआर होता है कुछ, है ना, जिसमें डिटेल बतानी होती है डिपार्टमेंट को कि हमने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। तो उसमें उसको अपने बिजनेस की हेड की इनकम नहीं दिखाई, बिजनेस की इनकम इसको ना शो करते हुए कैपिटल गेन के हेड की इनकम दिखाई कि हमने ये कैपिटल गेन, हमने इसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अपना माना था, और आईटीआर फाइल कर दिया। एओ ने क्या किया, एओ कौन, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को हम लोग एओ बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर। एओ ने क्या किया, इन सब केसेस में नोटिसेस इशू कर दी। एओ ने क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नोटिसेस इशू कर दी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने इनकम टैक्स में शो कॉज नोटिस, एससीएन। कभी सुना आपने ये वर्ड, एससीएन, हिंदी में बोलते हैं कारण बताओ नोटिस, या आप केवल नोटिस समझ लीजिए। तो उसने नोटिस इशू कर दी कि हमको तो नहीं लगता कि ये तुम्हारा कैपिटल गेन है, हमारे हिसाब से तो ये बिजनेस इनकम होनी चाहिए, तो क्यों ना हम इसको बिजनेस इनकम की तरह टैक्सेबल कर दे, हमें तो बिजनेस लग रहा है, हम तो इसको कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं करेंगे, बिजनेस इनकम। जब ऐसी नोटिसेस इशू करी, तो विदेशी इन्वेस्टर्स ने बोर्ड को रिप्रेजेंट किया, मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बोर्ड को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा सर देखिए, आपके कहने और करने में बड़ा फर्क है। आपने कहा था कि हम अगर कैपिटल एसेट दिखाना चाहें तो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा उसको, लेकिन सर हमने तो वही किया, और असेसिंग ऑफिसर ने हम सबको क्या करा, नोटिसेस इशू करी। तो अब असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि भैया पीजीपी की इनकम है, अब हम या तो असेसिंग ऑफिसर को बैठ के रिप्लाई करते रहे, केस लड़ते रहे, और या अपना काम कर लें, और या इससे बढ़िया है कि हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दें। आप समझिए, हमारे देश में, इंडिया में, आप पूरे ब्रॉडर व्यू आपको समझाता हूं, प्रैक्टिकलिटी समझिए, हमारे यहां रिसोर्सेज सस्ते हैं, हमारे यहां जमीन आपको खरीदनी है तो रुपए में मिल जाएगी, यूएस में खरीदनी है तो डॉलर में मिलेगी ना, लेबर सस्ती है, रिसोर्सेज सस्ते हैं। ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट चाहती है, और आज से नहीं, जितनी गवर्नमेंट रही सब चाहती है कि विदेशी इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज लगाए या शेयर्स खरीदे। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, बाहरी पैसा यहां इन्वेस्ट होगा, तो यहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, यहां पे आज की तारीख में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक हद तक कम होगी थोड़ी, आप समझ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। तो हमारी सरकार हमेशा लगी रहती है कि बाहरी लोग यहां इन्वेस्ट करें, बट एक्चुअल है क्या, बाहरी लोग क्या करते हैं, और किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, इंडिया में ज्यादातर नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनके एक सबसे बड़ा डर उनके दिमाग में है, आज हमने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया तो इंडिया के लॉज इतने टेढ़े हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, अब इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, अब तो फिर भी जीएसटी है, पहले तो वो एक्साइज वैट कस्टम तो चलो आज भी है, वो एक्साइज वेस्ट सेल टैक्स वगैरह। तो भैया लोग डरते यहां इन्वेस्ट करके, कि इन्वेस्ट कर दिया हमने, मान लो हमने लॉ पढ़ भी लिया कि चलो हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमारे हिसाब से मान लो जीएसटी सभी ने सुना है ना नाम, तो हमारे हिसाब से इस पर जीएसटी नहीं लगता, या इतने % लगता है, 5% लगता है इस प्रोडक्ट पे। बाद में पता चले आप कुछ और दिखा दें कि नहीं, वो तुमने नहीं देखा था, एक नोटिफिकेशन आई थी उसके हिसाब से तो 18 था, तुमने दिया 5, लो पकड़ो शो कॉज नोटिस, टैक्स दो, इंटरेस्ट दो, पेनल्टी दो,
जितना तो कमाया नहीं सब बर्बाद कर ले जाए, तो लोग डरते हैं। तो लोगों ने कहा कि देखिए सर, इसीलिए हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए शेयर्स में, शेयर्स बेचे, हमने अपना रिटर्न फाइल किया, हमने उसको कैपिटल गेन की इनकम दिखाई, असेसिंग ऑफिसर हमको शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है कि इसको बीजीपी की इनकम क्यों ना दिखा दें। आप समझिए, एक भरोसा होता है, वो भरोसा हम कैसे करें आप पे, वो भरोसा तो टूट रहा है। जब ऐसा हुआ तो सबसे पहला काम तो जो बोर्ड ने किया, वो जितनी वो नोटिसेस थी उन सबको क्वैश कर दिया। क्वैश मतलब होता है खारिज करना, सबको खारिज कर दिया, हटा दिया कि नहीं वो नोटिसेस स्टैंड नहीं करती। और लॉ में ही एक इंक्लूजन वर्ड डाल दिया कैपिटल एसेट में कि अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है इंडिया में इन अकॉर्डेंस विद सेबी, अपने यहां सेबी लगता है, तो हम उसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे। जब उसको कैपिटल एसेट ही मानेंगे तो वो बेचेगा तो कौन सी इनकम निकलेगी, कैपिटल गेन। तो एओ कभी भी नोटिस ऐसी इशू नहीं कर सकते, यानी उनका विश्वास जीतने के लिए कि नहीं सर आप करते रहिए, अब आगे से ऐसा कभी नोटिस नहीं आ पाएगी, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट डाल दिया यहां पे। एओ चाह के भी अब नोटिस इशू, भाई वो तो लॉ के हिसाब से चलेगा, लॉ में ही साफ साफ लिख दिया गया कि ये है, क्या लिखा है सेकंड पॉइंट, ये है इसके पीछे की हिस्ट्री। अब समझ में आएगा आपको। कोई भी सिक्योरिटीज जो किसके पास है, हम लोगों के पास नहीं, किसके पास है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसने उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से, यानी इंडिया की कंपनीज वगैरह में इन्वेस्ट किया था किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, तो उन सिक्योरिटीज को भी हम कैपिटल एसेट मानते हैं और उसके बेचने पे कैपिटल गेन निकलता है। बोलो इतनी बात आपके दिमाग तक चली गई? पक्का? एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such security in accordance with the regulations made under SEBI Act। तो पहली मैंने आपको पढ़ाया कोई भी राइट इन और रिलेशन टू इंडियन कंपनी, दूसरा मैंने पढ़ाया कोई भी सिक्योरिटी जो एफआईआई के पास हो, इतना पढ़ ले, विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया हो, इन्वेस्टेड विद द रेगुलेशन मेड अंडर सेबी एक्ट। ठीक है सर, तीसरा क्या है? तीसरा पढ़ते हैं। आपने कभी इंश्योरेंस का नाम सुना है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सुना है? बहुत सारे ऐड भी आते हैं, कभी देखे होंगे टीवी में। आप आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, एकदम से वो टीवी में आ गया, कल को आप नहीं रहे तो आपके पीछे आपकी फैमिली का क्या होगा? कल को आप मर गए, इंसान का खाना पीछे आ रहा है, यहां आने वाला यहीं रुके, वाकई अगर कल को मर गए तो क्या? तो लाइफ इंश्योरेंस आप सब समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि जहां पे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और जिसने भी ली हुई है उसके मरने के बाद उसका जो भी नॉमिनी होगा वो बड़ा खुश होएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा, खुश क्या, उसकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसी के बारे में ये पॉइंट है। पॉइंट क्या है सर? पहले पढ़ लो फिर समझेंगे। एनी यूलिप पॉलिसी, सर ये यूलिप क्या होता है समझा दूंगा, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान समझा दूंगा क्या होता है। इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, 2022 भी नहीं लिखा है, 2023 भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 1 फरवरी 2021, टू विच exemption under section 10 subsection 10d does not apply, that is if insurance premium payable in any previous year during the term of such policy exceed rupees 2.5 लाख। सर क्या बोल गए, बात कुछ भी नहीं गई, चलो मैं समझाता हूं आपको। पहले इंश्योरेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आपको दे देते हैं। चिंता ना करिए, बेच नहीं रहा हूं मैं, एजेंट नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो दो तरीके की होती है आमतौर पे। मार्केट में जो इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है ना, वो ब्रॉडली दो तरीके की होती है। एक होता है टर्म प्लान, एक होती है एंडोमेंट पॉलिसी। एक होता है टर्म प्लान, इंश्योरेंस पॉलिसी जो मार्केट में बिकती है, एक होता है टर्म प्लान, TERM, टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है कि टर्म प्लान में आपने पॉलिसी ली लेट से 1 करोड़ की, ठीक है ना, उसका प्रीमियम थोड़ा कम होता है एंडोमेंट पॉलिसी के मुकाबले, टर्म प्लान का प्रीमियम कम होता है। मान लीजिए आपको पॉलिसी मिल गई, पॉलिसी की प्रीमियम डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, आपकी एज पे, है ना, और अमाउंट कितना ले रहे हैं बहुत सारे। मान लो आपको उसको 20,000 के प्रीमियम पे, आपको साल के 20,000 के प्रीमियम पे आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल गया। अब ये जो टर्म प्लान होता है उसमें होता क्या है कि आप साल में हर साल 20-20 हजार रुपए देते जाएंगे, और जो जिसने ली है अगर वो मर गया, अगर भगवान ने उसको बुला लिया, तो उसके घर वालों को 1 करोड़ मिल जाएगा, जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। और अगर वो मरा ही नहीं, मतलब जितने टाइम के लिए पॉलिसी ली थी, मान लो उसने पॉलिसी ली थी 20 साल के लिए, 20 साल तक वो प्रीमियम देता रहा, लेकिन भगवान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो मरा नहीं, तो फिर क्या होता है टर्म प्लान में,
एक नॉर्मल टर्म प्लान में क्या होता है, वो पैसा जो आपने दिया था वो वापस नहीं मिलता, वो पॉलिसी खत्म। टर्म प्लान बेसिकली सिंपली एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पे आप प्रीमियम दे रहे होते हैं और कल को जो बंदा जिसके नाम पे पॉलिसी थी अगर वो बंदा निकल लिया तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। और अगर पॉलिसी का टर्म पहले ही पूरा हो गया, मान लो पॉलिसी ली थी आपने 20 साल 25 साल 30 साल, प्रीमियम आप देते रहे, मरे ही नहीं, तो फिर उसका पैसा वापस नहीं मिलता। एक दूसरी पॉलिसी होती है एंडोमेंट पॉलिसी, या जिसको हम लोग यूलिप पॉलिसी भी बोल सकते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। उसमें क्या होता है, उसमें आप जो पॉलिसी लेने जाएंगे तो प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टर्म प्लान। तो आप पैसा देते रहते हैं, जो भी प्रीमियम, मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी आपने ली और 1 लाख का प्रीमियम बैठा फॉर एग्जाम्पल, तो आप प्रीमियम देते जाते हैं। अब जितने टाइम के लिए पॉलिसी ली, मान लो 20 साल की पॉलिसी ली, अगर 20 साल से पहले वो बंदा मर जाएगा तो घर वाले को, जो नॉमिनी है, उसको 1 करोड़ मिल जाएगा। और 20 साल में नहीं मरा तो भी 20 साल बाद एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, 1 करोड़ नहीं मिलके, लेकिन जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी वापस। तो अपने इंडिया में ज्यादातर लोगों को क्या पसंद आता होगा, एंडोमेंट पॉलिसी। ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा हम टर्म प्लान ले लें, हम देते जाएं, फिर हमको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई यहां विश्वास नहीं करना चाहता कि मरना है, ठीक है ना। तो वो होती है टर्म प्लान, ये होती है एंडोमेंट पॉलिसी। ये दोनों ही पॉलिसीज पे ज्यादातर पे क्या होता है, जो भी मैच्योरिटी में पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 1010D का, ये जो आपको दिख रहा है 10 सबसेक्शन 10D, तो उसको मैं 1010D बोल रहा हूं, चलेगा। इस सेक्शन में जो भी ज्यादातर पॉलिसीज होती हैं, इसका पैसा एग्जेम्प्ट होता है। मैच्योरिटी में जो पैसा मिलता है या मरने के बाद जो पैसा मिला उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन हाल ही में लॉ मेकर ने क्या किया, 2021 में लॉ मेकर ने एक छोटी सी अमेंडमेंट करी 1010D में, और उसने ये डाला कि अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं जिसका सालाना प्रीमियम, 1 साल का प्रीमियम समझते हैं ना, 1 साल का प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है। किससे ज्यादा है बेटा, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो प्रीमियम जो आप ले रहे हैं, पॉलिसी जो ले रहे हैं, उसमें जो पैसा बाद में आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। क्या सी बात है, अगर कोई इंसान पॉलिसी ले रहा है जिसका 1 साल का प्रीमियम वो 2.5 लाख से ज्यादा दे रहा है, तो वो अमीर इंसान होगा कि गरीब इंसान होगा, अमीर इंसान होगा। हम जैसे लोग तो लेते नहीं इतनी बड़ी पॉलिसी, 2.5 लाख का प्रीमियम दिया जा रहा है साल का, इनकम सोचो कुछ और ही होगी उसकी ना। तो उनके लिए 1010D की एग्जेम्पशन नहीं है, यानी मैच्योरिटी में पैसा टैक्सेबल होगा। अब मैच्योरिटी में टैक्सेबल होगा तो सवाल आता है साहब कौन से हेड में टैक्सेबल करें। तो लॉ मेकर ने क्या किया, लॉ मेकर ने कहा इसको हमें कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल करना है। और लॉ मेकर ने कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, लोग परेशान ना करें, लॉ मेकर ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाल दिया कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि हम लोग जो प्रीमियम जमा करते हैं, वो प्रीमियम हम जो जमा करते हैं वो एक पैसा कहीं इन्वेस्ट भी करती है कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में कहीं पे, तो यूनिट लिंक्ड होती है, म्यूचुअल फंड बढ़ता है तो हमारी वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। एंडोमेंट पॉलिसी आप समझ लीजिए। तो अगर हमने कोई यूलिप पॉलिसी खरीदी, इंश्योरेंस प्लान लिया है जिसका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वो पॉलिसी को भी कैपिटल एसेट बोला जाएगा। अगर आप उसको कल को मैच्योर होती है तो उस पर क्या निकलेगा, कैपिटल गेन, यानी जिसपे 1010D की एग्जेम्पशन मिलेगी वो तो एग्जेम्प्ट है, उसका लेना देना नहीं। जिसपे 1010D की एग्जेम्पशन नहीं है वो कैपिटल एसेट है। तो 1010D की एग्जेम्पशन किस पे नहीं है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि जिसका 1 साल का प्रीमियम, किसी भी साल का प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है। अब फिर से पढ़ता हूं, देखते हैं क्या लिखा है, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप पॉलिसी। सर इसको हम केवल इंश्योरेंस पॉलिसी बोलने चलेगा, चल जाएगा। सर यूलिप पॉलिसी बोलने चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप पॉलिसी कब ली हो, इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। इससे यह समझ में आता है कि अगर किसी ने पॉलिसी 1 फरवरी 2021 से पहले ले ली थी, हो सकता है अभी भी बहुत सी ऐसी पॉलिसी लोगों के पास हो जो फरवरी 2021 के पहले ले लियो, चल रही हो 30 साल 40 साल की पॉलिसी पहले ली हुई थी, उस पे कैपिटल गेन नहीं है। कब ली हो पॉलिसी, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, मतलब आज की डेट पे लेंगे, 2.5 लाख से ज्यादा का साल का प्रीमियम है तो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो कब ली हो पॉलिसी, इश्यू हुई हो ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, जिसपे एग्जेम्पशन 1010D की नहीं मिलती हो। 1010D की एग्जेम्पशन किस पे नहीं मिलती, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दैट इज तब नहीं मिलती है इफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेबल इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी साल में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी एक्सीड कितना, 2.5 लाख।
अगर 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम किसी भी साल में, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, किसी भी साल में 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम है, यानी आप अमीर हैं, आपने बड़ी पॉलिसी ली है, आपके लिए 1010D की एग्जम्पशन नहीं और आपके लिए 1010D की एग्जम्पशन नहीं है, तो वो पॉलिसी जो है आपकी यूलिप पॉलिसी, वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। कल को उसको आपकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, सरेंडर करते हो, कोई पैसा मिलता है, तो वो कैपिटल एसेट निकलेगा उस पर, मतलब कैपिटल गेन निकलेगा, वो कैपिटल एसेट है। समझ में आ गया मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने यही पढ़ाया आपको कि हर एक चीज कैपिटल एसेट होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए कि भैया ये 3 पॉइंट्स में लोगों को कंफ्यूजन होती थी, लॉ मेकर ने डाल दिया। क्या ऐसा समझा जाए कि केवल यही 3 चीजें कैपिटल एसेट है? नहीं, ये समझना गलत है। बाकी सब कुछ कैपिटल एसेट है और ये 3 चीजें भी कैपिटल एसेट है। जो नेगेटिव लिस्ट में उसको छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट है। तो ये 3 चीजें क्या है? पहला, आपके पास इंडियन कंपनी से संबंधित किसी भी तरीके का राइट है यानी अधिकार है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड अंडर सेबी। और तीसरा, कोई यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, 1 फरवरी डेट इंपॉर्टेंट है, अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। यूलिप पॉलिसी आपने ली है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद कभी भी, जिसका साल का प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है, या यू कैन जिस पे 1010D की एग्जम्पशन नहीं मिलती है। इतनी बात समझ गए? आपको पता है पॉजिटिव लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है? नेगेटिव लिस्ट। क्योंकि भाई इसको पढ़ के समझ में आएगा कि क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहले तो बताओ कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी पूछ सकते हैं। हाँ, अगर 1 फरवरी आपने 2021 से पहले पॉलिसी ली हुई थी तो उस पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा उसका मैच्योरिटी का पैसा, 2.5 लाख से ज्यादा हो तब भी। 1 फरवरी 2021 या उसके बाद ली हुई थी तो कैपिटल गेन निकलेगा, 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? कोई ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? अच्छा, रिप्लाई कर दो, समझ में आया तो यस लिख दो, यस सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो भी लिख दो, सर पूरा बाउंस हो रहा है, ये भी लिख दो, जो मन है वो लिख दो। नेगेटिव लिस्ट, बहुत ध्यान से। कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं होता? सबसे पहला, स्टॉक इन ट्रेड। ये क्या है स्टॉक इन ट्रेड? जरा समझिए। मेरे पास कोई लैंड है या बिल्डिंग है तो मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है, मैं उसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन निकलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बिल्डर है, कोई भी बिल्डर, बहुत सारे बिल्डर हैं, कोई बिल्डर है जो लैंड बिल्डिंग खरीदता है और बेचता है, उसका तो मेन काम ही उसी चीज का है, उसके लिए वो लैंड और बिल्डिंग जो है वो स्टॉक इन ट्रेड है। क्या है? जिस चीज का वो व्यापार करता है। तो सर इसका मतलब उसके हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं बेटा, उसके हाथ में वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल तो होगा लेकिन कैपिटल गेन में नहीं होगा। तो कहां होगा? पीजीबीपी में। उसके लिए वो बिजनेस है, यानी पीजीबीपी का फुल फॉर्म जो हेड अभी पढ़ना है अपने को, पढ़ेंगे बाद में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी बिजनेस वाले हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक ज्वेलर है, ज्वेलर के पास ज्वेलरी है, ज्वेलर ज्वेलरी बेचता है, सोना, हीरा, चांदी, उसके लिए कौन सी इनकम निकलती है? पीजीबीपी की। और मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान ने सोना बेच दिया तो कैपिटल गेन निकलेगा। अंतर समझ में आ गया? वही सोना वही है, बस बेच कौन रहा है वो देखना है। अगर जो इंसान बेच रहा है, अगर उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसी चीज का उसका व्यापार है, तो कौन सी इनकम निकलती? कैपिटल गेन की नहीं निकलती। कौन सी निकलती है? पीजीपी। और अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है तो फिर कैपिटल गेन। मान लीजिए किसी की बहुत बड़ी बड़ी मशीन की शॉप है, मशीन्स बेचता है, करोड़ों की मशीन बेचता है, उसके लिए तो स्टॉक इन ट्रेड है, उसके लिए पीजीपी निकलेगा, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। क्लियर हो गई बात? पक्का? कार का शोरूम है, कार बेचते हैं, पीजीपी। वो सब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब जिस चीज का आप व्यापार करते हो, जो स्टॉक आपके ट्रेड में यूज होता है, स्टॉक इन ट्रेड। जैसे आपने जो चश्मा पहन रखा है, क्या आपके लिए चश्मा स्टॉक इन ट्रेड है? आंसर इज नो।
जो चश्मे का शॉपकीपर है उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड, उसके लिए पीजीपी, आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं। तो अभी तक जितना पढ़ा, अभी तक, अभी तो और पढ़ना, अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से अगर आंसर दिया जाए तो क्या निकलता है? कैपिटल एसेट तो दिख रहा है, बट अब हम सेकंड वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव लिस्ट का। देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट क्या है और क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं होती है। सेकंड, पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट, जो आपकी पर्सनल यूज की चीजें हैं, अच्छा, दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग एप्रल, फर्नीचर, बट excluding ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट held for personal use by the SSC or any member of his family dependent upon him। एक काम करते हैं, पहले बिना ब्रैकेट के पढ़ते हैं, फिर ब्रैकेट के साथ पढ़ेंगे। पहले इतना समझते हैं, पर्सनल इफेक्ट, काटिएगा मत, पढ़ेंगे ब्रैकेट भी। पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द SSC और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। लॉ मेकर बड़ा समझदार है। लॉ मेकर ने ना घाट घाट का पानी पिया है, जरा समझना है, बहुत एक नॉर्मल रिलैक्स होकर समझते हैं। सपोज करो आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है ना, किसी भी कंपनी का, आईफोन, सैमसंग, जो आपको पसंद है, वीवो वगैरह, जो मन है, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा। कितने का खरीदा? अपने मन से एक अमाउंट बताओ। 50,000 का, 50,000 का आपने एक मोबाइल फोन खरीदा। थोड़े टाइम उसको यूज किया, 2 4 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब आपका मन भर गया, आपने मोबाइल फोन बेच दिया। अब तो बहुत सारी चल रहे ना, कैशिफाई, और किसी को भी बेच दिया। आप बताओ, एक नॉर्मल सोच के, जब आप बेचोगे तो आमतौर पे प्रैक्टिकली आपको 50,000 से कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? अगर 50,000 में खरीदा था, यूज कर रहे हो, बेचोगे तो कम मिलेंगे कि ज्यादा मिलेंगे? कम मिलेंगे। यही होगा। ज्यादा ऐसा तो नहीं कि 50,000 का खरीदा है, हमने 2 साल यूज किया, इसके बाद मोबाइल फोन 5 लाख का बिक गया, ऐसा तो होगा नहीं, कम ही मिलेंगे नॉर्मली। लॉ मेकर ने कहा यार, अगर इसको हमने कैपिटल एसेट रहने दिया तो भैया लोग हमारी वोट लगा देंगे। लोग करेंगे क्या? 50,000 का मोबाइल फोन खरीदा, थोड़े टाइम बाद, 1 2 महीने बाद, 1 2 साल बाद, जितने टाइम बाद भी, उसको 5,000 का बेच दिया। कितना नुकसान हो गया? 45,000 का। 45,000 का लॉस हो गया, यस और नो? लोग कहेंगे ये कैपिटल लॉस है। अब करेंगे क्या लोग? अपनी बाकी इनकम से इसको सेट ऑफ कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। मतलब मान लीजिए आप कहीं जॉब भी करते हैं, जॉब करने में आपने कमाया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की मान लो साल की सैलरी मिली, आपको सर 10 लाख की सैलरी कमाई, 45,000 का लॉस है सर, ये माइनस कर लेते हैं, अब बचा 9,55,000, इस पे टैक्स ले लीजिए। क्योंकि लॉ मेकर को पता है पर्सनल इफेक्ट की चीजों में हमेशा लॉस आएगा, जल्दी प्रॉफिट नहीं आएगा। तो लॉ मेकर ने पहले ही कह दिया कि ये कैपिटल एसेट ही नहीं होता। पर्सनल इफेक्ट की चीजें कैपिटल एसेट ही नहीं होती। जब कैपिटल एसेट ही नहीं होती, बेचने से मना नहीं कि तुम बेचो, तुम्हारा है, तुम बेचो। जब कैपिटल एसेट नहीं होती तो अगर बेचने में मुनाफा हो तो भी तुम्हारा रख लेना में टैक्स नहीं चाहिए, और अगर नुकसान हो तो भी तुम्हारा हमें कुछ नहीं करना। नुकसान है तो डेड लॉस है, डेड लॉस मतलब जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। फायदा है तो भी तुम्हारा, हमको कुछ नहीं चाहिए। उसको पता था फायदा नहीं होगा। फायदा थ्योरेटिकली बन सकता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकली बनेगा क्या? आप एक टीवी खरीद के लाए मार्केट से, 1 लाख रुपए की एलईडी खरीद के लाए, थोड़े टाइम यूज करने के बाद बेचो, 1 लाख की बिकेगी, कम की बिकेगी? कम की बिकेगी, नुकसान होगा, उसको पता है। उसने कहा कैपिटल एसेट नहीं सर, अपना देखो, आप अपना देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे इनकम टैक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही। तो उसने पहले अलग कर लिया पर्सनल चीज। लेकिन लॉ मेकर बड़ा इसमें भी समझदार था। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक पर्सनल घर है जो आज से 40 साल पहले आपने खरीदा था 2 लाख रुपए का, आज उसको बेचेंगे तो लॉ मेकर को पता है आपको फायदा होगा। होगा यस और नो? आपके पास लैंड या बिल्डिंग है, रहते हैं आप, उसने पर्सनल है, आपका खुद का घर है, 2 लाख का खरीदा था, आज बेचोगे, हो सकता है 200 करोड़ का बिक जाए, 2 करोड़ का बिक जाए, 20 करोड़ का बिक जाए, कम का भी बिक सकता है, लेकिन नॉर्मली उसको पता है ज्यादातर चांसेस क्या है, ज्यादा के बिकने के। उसने पर्सनल केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को हटाया है, इमूवेबल को नहीं हटाया। मतलब अगर आपके पास पर्सनल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट इज लैंड या बिल्डिंग है, तो वो कैपिटल एसेट होती है, उसके बेचने पे कैपिटल गेन निकलता है। कैपिटल एसेट क्या चीज नहीं होती है, पढ़ के देखो, पर्सनल इफेक्ट। वो भी कौन सा पर्सनल इफेक्ट जो आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, वो भी कौन सी चीजें? मूवेबल प्रॉपर्टी। आपने
अपने घर का पुराना फर्नीचर बेच दिया। कैपिटल एसेट है? यस और नो? आंसर इज नो, कैपिटल एसेट नहीं है। अब आप बताओ, आपका चश्मा कैपिटल एसेट है? नहीं है। अगर बेचने में नुकसान होगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कुछ नहीं होगा। इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं, जो है तुम्हारा है। फायदा हो गया तो भी तुम्हारा है, रख लेना। उनको पता है नहीं होगा, और हो गया किसी केस में तो रख लेना, मैं नहीं चाहिए। लेकिन 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 पर्सनल इफेक्ट में एक तो इमूवेबल उसने हटा दिया, केवल क्या रखा? मूवेबल चीजें रखी। और मूवेबल में भी बड़ा समझदार था वो कह रहा है मूवेबल है, लेकिन अगर वो चीज ज्वेलरी है, आपने सोने के हार पहन रखे हैं, झुमके पहन रखे हैं, पर्सनल यूज है, लेकिन वो कैपिटल एसेट है। हमने अरे सर हम पर्सनल यूज में लाते हैं, यार हमें पता है, लेकिन हमने तो वो चीजें पहले ही अलग कर दी। देखो अब ब्रैकेट पढ़ना, ब्रैकेट समझ जाएगा। पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं होती, लेकिन इंक्लूडिंग वियरिंग अपरेल। वियरिंग अपरेल मींस कपड़े वगैरह जो आप पहनते हैं, ये भी पर्सनल इफेक्ट। इंक्लूडिंग लिखा है ना, मतलब इसके बेचने पे भी कैपिटल गेन नहीं निकलता। एंड फर्नीचर, फर्नीचर भी कैपिटल एसेट है। बट क्या क्या नहीं है? एक्सक्लूडिंग ये चीजें भले ही तुम्हारी पर्सनल यूज की क्यों ना हो। कौन सी चीजें? जो भी मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं, काम करता हूं। ये चीजें जो भले ही तुम्हारी पर्सनल यूज की हो, तब भी हम उसको कैपिटल एसेट मानेंगे। उसको बेचा तो कैपिटल गेन निकालेंगे। सर क्या क्या? ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में आप सब कुछ आ जाएगा, चाहे आपके पास सोने के झुमके हो, हीरो के हो, जिसके भी हो, चांदी हो, ज्वेलरी में आप सब समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होते हैं? एंटीक आइटम, जैसे आप लोग हैं, घर वाले कहते हैं बड़ा एंटीक पीस हो, एंटीक समझते हैं। अब एंटीक आइटम में आप सोचिए कॉस्ट बहुत कम होती है, बट सामने वाले की नजरों में वो कहता, अरे यार ये क्या है, ये बहुत बढ़िया आइटम है। हो सकता है आपको कूड़ा लगे, है ना? तो उसने कहा एंटीक आइटम, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये कैपिटल एसेट है, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन निकालेंगे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स वगैरह बनाने में ज्यादा कॉस्ट थोड़ी ना आती है, लेकिन अगर आपने जो बना दी वो सामने वाले को मॉडर्न आर्ट लग गई, जैसे उस वेलकम मूवी में ना, वो बनाता था कौन? अनिल कपूर बनाता था, और वो कौन थी? मलिका थी, क्या नाम था हीरोइन का? मलिका शेरावत। हाँ, उसको मॉडर्न आर्ट लग जाती थी। तो अगर आपको मॉडर्न आर्ट लग रही, क्या है, क्या है? बनाने वाले को भी पता नहीं उसने क्या बना दिया। तो कह रहे नहीं साहब, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स क्या होते हैं? पुतले वगैरह, या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीजों में कॉस्टिंग कम है, सेल ज्यादा पे होती है। जो एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, लाखों लाखों की पेंटिंग बिक जाती है, आपको पता है ये बात, है ना? हम लोग जाते हैं मार्केट में, अगर लगानी में घर में, तो देखते हैं सस्ती वाली कौन सी है। हमको सभी मॉडर्न आर्ट लग रही होती है। और अगर कोई महंगी है तो आप ही कुछ बना दीजिए ऐसे बैठे बैठे, वही मॉडर्न आर्ट बन जाएगी, घर में लगा दो। तो ये सारी चीजें कैपिटल एसेट हैं। इनको छोड़ के बाकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप पर्सनल यूज में लेके आ रहे हो, वो कैपिटल एसेट नहीं है। मतलब आपके पास जो इस समय बुक है, कॉपी है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। समझ में आ गया? चश्मा, कपड़े, ये सब, घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज नहीं है। आपने कार खरीदी, बढ़िया यूज करी, कार को बेच दिया, कैपिटल एसेट है? यस और नो? नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं, कार कैपिटल एसेट नहीं। पर्सनल यूज में अगर ला रहे हो तो कैपिटल एसेट नहीं है। यहां लिखिए ना, पर्सनल यूज, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, केवल क्या क्या है वो याद करनी है आपको। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, यानी वर्क ऑफ आर्ट। आगे चलिए, पक्का। तीसरा पॉइंट आता है, क्या पढ़ रहे हैं भूलना नहीं, क्या चीज पढ़ रहे हैं? क्या क्या चीज है कैपिटल एसेट नहीं है, ये पढ़ रहे हैं। और क्या कैपिटल एसेट नहीं होता? रूरल, एग्रीकल्चर लैंड। आपको पता है छोटे में आपने एक पढ़ा होगा अर्बन एरिया और एक पढ़ा होगा रूरल एरिया। रूरल एरिया मींस गांव वगैरह का, और अर्बन मींस शहर वगैरह। हम और आप कहां बैठे हैं? अर्बन एरिया में, शहर में। लॉ मेकर कहता है ये जो रूरल एरिया है ना, इसकी भी डेफिनेशन हम बताएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जो तुम कह रहे हो ना गांव या शहर, उसको छोड़ दो, हम बताएंगे कि क्या गांव है या क्या
शहर है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या नहीं होता है, वो लॉ मेकर बताएगा। मतलब हम एग्जाम में ये नहीं देखेंगे कि गांव लिखा होगा कि शहर लिखा होगा, नहीं। तो फिर सर क्या देखेंगे, हम वहां की पॉपुलेशन देखेंगे। हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन। अब देखो मैंने लिखी कैसे डेफिनेशन, ध्यान समझना। हम लोग नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे थे कि ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती, उसमें लिखी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती, और आगे लगा दिया एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, अब मैं जो आपको ये 1 ये 2 पढ़ाऊंगा, 2 के अंदर ए बी सी पढ़ाऊंगा आपको, ये जो भी पढ़ाऊंगा 1 और 2, ये चीजें कैपिटल एसेट होंगी, क्योंकि नेगेटिव के अंदर नेगेटिव आ गया ना। भाई नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे थे, उसमें रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होती, फिर एक एक्सक्लूडिंग आ गया, मतलब ये चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। ठीक है ना। तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होती है, आओ पढ़ के देखते हैं। एनी एरिया, पहला, एनी एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी और ए कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। क्या बोल गए सर, म्युनिसिपैलिटी समझते हो, नगर निगम वगैरह, कैंटोनमेंट बोर्ड समझते हो, छावनी परिषद वगैरह। जैसे अपन कानपुर में रहते हैं तो कानपुर नगर निगम के अंदर अपना आता है, म्युनिसिपैलिटी के अंदर। अगर आप कैंट एरिया में निकल जाए, कभी आप कैंट एरिया साइड गए कानपुर में, तो वहां लिखा था ना, लिखा होता है बोर्ड में, लिखा है छावनी परिषद में आपका स्वागत है। वो कैंटोनमेंट एरिया लगता है, वो छावनी के अंदर आता है, कैंट एरिया में आता है, नगर निगम के अंदर नहीं आता। जुडिक्शन मींस उस एरिया, उस पर्टिकुलर जगह की बात करें तो कोई भी जुडिक्शन अगर किसी भी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता हो या किसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता हो, जिसकी पॉपुलेशन कितनी हो भाई साहब, 10,000 या उससे ज्यादा हो, और वहां पे आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो कैपिटल एसेट है। आप समझ रहे हो बात को। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं, देखो चार्ट बना के समझाता हूं, आप सिर्फ देख लेना 1 मिनट ध्यान से। मान लो ये कोई सिटी है, सिटी है। अब मैं जब सिटी बोल रहा हूं तो सिटी से शहर या गांव ना समझना, इसको शहर मत समझना, गांव भी हो सकता है। मैं सिटी बोल रहा हूं मतलब एक जगह, एक एरिया है जिसका नाम है ए, ठीक है ना, कानपुर, जो आपको समझना है वो। तो मैंने इसीलिए कोई पर्टिकुलर जगह का नाम ना लेकर के कैसे लिया, सिटी है। ये सिटी है किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है, और इसकी जब मैंने पॉपुलेशन देखी तो उसकी पॉपुलेशन थी इस सिटी की लेस देन 10,000, यानी कितनी पॉपुलेशन थी, 10,000 से कम। और ऐसी सिटी में मेरे पास कहीं पे भी बना दिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है, बीच में अंदर एल लिख दिया, एक एग्रीकल्चरल लैंड है। क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट, सीए मींस कैपिटल एसेट है, यस और नो? नो, ये कैपिटल एसेट नहीं। इसको अगर आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगता, ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कहलाता है। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। सर फायदा भी तो हो सकता है बेचने का, हाँ लॉ मेकर कह रहा है, लॉ मेकर को पता है फायदा होगा, बट लॉ मेकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसने ये हटा रखा है। यानी अगर आपके पास ऐसी किसी जगह पे एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं है, बेखौफ होकर उसको बेचिए, कोई भी कैपिटल गेन की, कोई भी टैक्स की बात नहीं आएगी। एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए एक दूसरी जगह है सिटी बी, गोलाई पे मत जाना कि पहले वाले का एरिया छोटा था दूसरे का एरिया बड़ा था, ठीक है ना। हमें एरिया नहीं देखना कितना क्षेत्र में वो सिटी फैली, हमें केवल उसकी पॉपुलेशन को देखना। और वहां की पॉपुलेशन जो है, मान लेते हैं किसी जुरिडिक्शन म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के अंदर आता है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, 10,000 या उससे ज्यादा है, और वहां पे कहीं पे आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है। बताइए भाई साहब ये कैपिटल एसेट है कि नहीं? ये कैपिटल एसेट है। इसको अगर आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा, ठीक है ना। अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई, तो और भी पॉइंट थे, लेकिन अभी इसी में 1-2 मिनट और रुकेंगे। मान लीजिए सिटी ए में वापस जाते हैं, यहां पे आपके पास एक एग्रीकल्चरल लैंड थी तो ये कैपिटल एसेट नहीं थी। यहीं इसी सिटी में आपके पास कहीं पे कोई नॉन एग्रीकल्चरल लैंड थी। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है? एक तो रजिस्ट्री से नॉर्मली पता चल जाता है कि काहे की जमीन है, दूसरा वहां पे खेती बाड़ी अगर होती तो एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल लैंड है, और खेती बाड़ी नहीं होती है तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। तो मान लीजिए एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास, यहां पे आपको बताना है कि क्या ये कैपिटल एसेट होता है कि नहीं, क्या इसको बेचा जाएगा तो ये कैपिटल एसेट है, यस और नो। आप समझ रहे हैं, सिटी ए में वापस पहुंच गया, ऐसी सिटी जो किसी जुडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आती है, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं थी, लेकिन अगर इसी में कहीं पे आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो ये कैपिटल एसेट, तो ये कैपिटल एसेट होगी। इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। लॉ मेकर ने केवल क्या मना किया है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, इंपॉर्टेंट बात, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए मना किया। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर है, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में, वो तो कैपिटल एसेट है ही, उसमें कोई तो इफ एंड बट है ही नहीं। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट होती है, उसके बेचने में तो कैपिटल गेन निकलता ही है। बात है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपके पास है तो क्या होगा, तो अगर आपके पास ऐसी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, हम किसको बोल रहे हैं, जो ऐसी जुडिक्शन किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता हो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो तो हम उसको रूरल बोल रहे हैं, 10,000 या उससे ज्यादा हो तो उसको हम अर्बन बोल रहे हैं। अब सोचो, मान लो एक्चुअल में कोई गांव है, एक्चुअल में हम लोग जाते हैं ना, गांव है, लेकिन वो किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है और उसकी पॉपुलेशन देखी गई तो 10,000 या उससे ज्यादा थी, और उस गांव में आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो भले ही हम गांव गांव क्यों ना चिल्ला रहे हो, म्युनिसिपैलिटी में आता है या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, उसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड जो आपके पास है वो कैपिटल एसेट है। समझे, हमें क्या देखना है, हमें गांव या शहर नाम से नहीं देखना, हमें पॉपुलेशन से देखना है। प्रैक्टिकल जीवन में तो हम इंडियंस ने हर जगह की पॉपुलेशन बहुत अच्छी कर दी है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 है, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है, खैर, लेकिन थ्योरेटिकल जीवन में तो हमें देखा ना वो। कहानी अभी और भी बाकी, जो अगले टर्न पे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। छोड़ जाता हूं एक छोटा सा टॉपिक के साथ, आपको कहानी क्या बाकी है ये भी सुन लो। बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जो किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर नहीं आते। जैसे कभी आप घूमने कभी गए हो, ट्रेन वगैरह से कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसी जगह पे बीच में कुछ ऐसे एरिया खेत वगैरह पड़ते हैं, तो हो सकता है वो किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर ना, तो या आप कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, बीच में उन्नाव पड़ता है, उन्नाव म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है, लेकिन बीच में एक कुछ एरियाज ऐसे भी पड़ते हैं जो ना किसी की म्युनिसिपैलिटी में नहीं, ना कानपुर की म्युनिसिपैलिटी में, ना उन्नाव की, ना लखनऊ की, है इंडिया का ही पार्ट, बट किसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर नहीं आता, वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है, तो क्या होगा, ये बात सीखेंगे अगली क्लास में, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा है। आप चाहो तो पढ़ के आना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक की आज की क्लास में कोई डाउट है? देखिए, आज कैपिटल एसेट पढ़ने में पूरा टाइम निकल गया और पूरा कैपिटल एसेट भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी बारीकियां है ना इसमें कि पूरा पढ़ना चाहिए। हाँ जी, आप पूछिए। क्या, फिर से बोलो, नहीं समझ आया। कैटल क्या हुआ, अब आप बताइए, कैपिटल एसेट हुआ कि नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? होगा तो फिर होगा, आप कल समझ के आइएगा। देखिए, कुछ नहीं करना आपको, मैं बड़ा सिंपल सा आपको बता रहा हूं। आपने जो हमसे पूछा है, केवल एक बार डेफिनेशन पढ़ना पूरी यहां तक, है ना, और उसके बाद ठंडे दिमाग से एक दरवाजे कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, है ना, और फिर दिमाग से जो आंसर आए वो लेके आना अगली क्लास में। 99% आप सही लेके आओगे, ठीक है। थैंक यू।